हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक नए लेक्चर में। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है। तो आगे चल के अगर आपको फाइनेंस में अपना करियर बनाना है तो इस चैप्टर से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में। हम इस चैप्टर को बहुत डिटेल में समझेंगे, छोटी छोटी बातों पर फोकस करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ाते समय मैं जरा भी भागने की कोशिश नहीं करूंगा या ऐसा नहीं करूंगा कि जल्दी जल्दी पढ़ा दूं जस्ट बिकॉज आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मैं इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा जिससे आपको हर एक चीज क्लियर होगी कि हाँ कौन सी चीज क्या है, कैसे है, क्यों है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, एक बात और, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। हमको इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले एक वर्ड से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, और उस वर्ड का नाम है बिजनेस फाइनेंस। बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग है बिजनेस फाइनेंस का। बिजनेस का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं किस चीज के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको हम बिजनेस बोलते हैं। और फाइनेंस का मतलब क्या होता है? मनी। तो वो पैसा जो हमको बिजनेस की एक्टिविटीज करने के लिए चाहिए होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। ये 1 मार्क में डेफिनेशन आ सकती है। आई जस्ट रिपीट, वो पैसा जो बिजनेस एक्टिविटी को कैरी करने के लिए या फिर करने के लिए चाहिए होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। ये चीज आपको समझ में आ रही है? आ रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है, देखो ये चैप्टर सबसे पहले हम कंपनी के एंगल से पढ़ेंगे, कोई सोल प्रोप्राइटर के एंगल से नहीं पढ़ेंगे, कोई पार्टनरशिप के एंगल से नहीं पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं कंपनी की नजर से पढ़ने वाले हैं। तो मुझे आप एक बात बताओ, जब कंपनी चालू होती है या जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो कहां से पैसा ला सकती है? पहला, इक्विटी शेयर होल्डर्स से पैसा आ सकता है। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा आ सकता है। तीसरा, बैंक से पैसा आ सकता है लोन के फॉर्म में। चौथा, हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। या कुछ चीज समझ में आ रही है? या प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकती है। तो बहुत सारे सोर्सेज है जिससे हम अपना पैसा ला सकते हैं। हाँ या ना? ये आपको चीज समझ में आई? पैसा तो आ गया, चलो अब मुझे एक बात बताओ, उस पैसे का हम करेंगे क्या? हम बिजनेस चालू करेंगे। तो बिजनेस हम जब चालू करेंगे तो पैसा लगाएंगे कहाँ? 2 चीजों में लगाएंगे, एक लगाएंगे नॉन करंट असेट्स में और एक लगाएंगे करंट असेट्स में। ठीक है, पैसा आ गया हमारे पास शेयर से, डिबेंचर से, लोन से। अब ये पैसा लगेगा कहाँ? असेट्स में लगेगा, चाहे नॉन करंट असेट्स हो चाहे वो करंट असेट्स हो। नॉन करंट असेट्स में कहाँ कहाँ लगेगा सर? प्लांट एंड मशीनरी में लग सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग में लग सकता है, फर्नीचर में लग सकता है, इंटेंजिबल असेट्स में लग सकता है, ये सारी चीजों में लग सकता है। और करंट असेट में का पैसा कहां इन्वेस्ट हो सकता है सर? हमारे इन्वेंट्रीज में इन्वेस्ट हो सकता है, किसी को हम शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस दे रहे हैं उसमें आ सकता है। तो ये काफी सारी चीजों के अंदर हमारा जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एसेट्स के अलावा हम और पैसा को लगा कर सकते हैं, हम कैश इन हैंड अपने पास रख सकते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? क्योंकि जब हम बिजनेस चालू कर रहे हैं तो हम पैसा बिजनेस के अंदर लगाएंगे। हम कैश इन हैंड भी रख सकते हैं, कैश एट बैंक भी रख सकते हैं, स्टॉक भी रखेंगे, कुछ चीजें हम डेटर्स में भी के फॉर्म में भी अपने पास रखेंगे जिससे वो सेल करेंगे, क्रेडिट सेल करेंगे, और हम अपने बिजनेस के नॉन करंट एसेट्स में भी पैसा लगाएंगे। ये आपको चीज समझ में आई? तो पैसा आ भी गया, पैसा लग भी गया। ये आपको चीज समझ में आई? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब हम बिजनेस करेंगे तो क्या हम प्रॉफिट कमाएंगे? द आंसर इज यस, हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट कमाने के बाद उस पैसे का क्या करेंगे? अब 2 काम होते हैं, या तो बांट दो, शेयर होल्डर्स के बीच में बांट दो, या फिर बिजनेस में रखे रहने दो। ये भी तो एक बात आई ना, उस पैसे का करेंगे क्या जो प्रॉफिट कमा लिया? या तो शेयर होल्डर्स में बांट दो या फिर बिजनेस में रखे रहने दो। तो कहने का मतलब ये है कि हम काफी सारी चीजें कर रहे हैं, पैसा लेकर आ रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो तीनों चीजों में पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मैं ये सोचूंगा ना, मैं पैसा सही जगह से पैसा लेकर आऊं। क्यों? अगर मैं सही जगह से पैसा नहीं लेकर आऊंगा तो मुझे बदले में कुछ उनको पे भी तो करना है। सही जगह पैसा लगाऊंगा, अगर नहीं सही जगह पैसा नहीं लगाया तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जो मैंने प्रॉफिट कमाया अगर मैंने उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो फिर कमाना बेकार है। तो ये सब चीजों को जब हम मैनेज करते हैं तो इसी चीज को बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसी चीज को क्या बोला जाता है?
फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अब जरा डेफिनेशन पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोलता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट। व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट? कहां से पैसा लेकर आ रहे हो वो सही जगह से आना चाहिए, ऑप्टिमम वे में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अननेसेसरी पैसा मार्केट से उठा लाए। अगर आप अननेसेसरी मार्केट से पैसा उठा लाए, उसको आपने का यूज नहीं किया, तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको बदले में पैसा लौटाना पड़ेगा, उनको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना। आप उनसे उधार तो ले आए, या अपने इक्विटी शेयर को पैसा तो ले आया, बदले में आप उनको प्रॉफिट दो या इंटरेस्ट दो। तो इसलिए आपको पैसा ऑप्टिमली प्रोक्योर करना, ऑप्टिमली वहां से लेकर आना है। और दूसरा ये उसी का ऑप्टिमल यूजेज भी करना है। क्या बोला जा रहा है? उसको ऑप्टिमली यूज भी करना है। अब ऐसा नहीं है पैसा पड़ा रहेगा, आपको सही जगह इन्वेस्ट करना है पैसे को, चाहे असेट्स में करो चाहे स्टॉक में करो, ठीक है। इसके बाद जो प्रॉफिट कमाओगे उसका कुछ करना है। तो ये चीज आपको समझ में आई? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप पैसे को सही तरीके से प्रोक्योर कर रहे हो, उसको सही तरीके से यूज भी कर रहे हो। तो ये है हमारा किसका मतलब? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मतलब। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम करते क्यों हैं बिजनेस के अंदर? अभी जो मैंने आपको बात बताई, अब वही चीज हमको ये जो स्क्रीन पर 5 पॉइंट है वो बता रही है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं उसके 5 कारण हमारी स्क्रीन पर ये रहे। अगर आपको ये याद कर रहे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आपको मैं अभी समझा तो दूंगा लेकिन याद करना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना दिमाग में रखो, सर हमारे सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट होना चाहिए। कंपनीज की बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, उधर एसेट्स। इक्विटी लायबिलिटीज के अंदर 3 हेडिंग्स आती है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट एसेट और एसेट्स के अंदर कौन सी हेडिंग आती है? 2 हेडिंग आती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अगर आपको इतना याद है तो ये 5 पॉइंट बड़े मजे से आपके याद होने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि आपको ये बताना है कि एसेट्स का क्या क्या साइज होगा, कौन कौन से हम एसेट्स रखेंगे और उसमें कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। द साइज ऑफ द एसेट्स का मतलब क्या होता है? कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट करने वाले, कितना बड़ा एसेट्स होने वाला है। और कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि कौन कौन से एसेट्स, कितने सारे एसेट्स मिलके हमारे कंपोनेंट फिक्स एसेट्स बनेंगे, चाहे लैंड एंड बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, कंप्यूटर्स हो, इसके अलावा आपकी क्या कहते हैं फर्नीचर हो, ये सारी चीजें। ये चीज आपको समझ में आई? देखो बैलेंस शीट के उन्होंने नॉन करंट एसेट्स को पकड़ लिया। दूसरा वाली चीज देखो, अब वो बोल रहे हैं कि करंट एसेट्स कितने होंगे, करंट एसेट्स की क्वांटिटी कितनी होगी हमारे बिजनेस के अंदर। और करंट एसेट्स को बाइफरकेशन करते हैं ना, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, करंट इन्वेस्टमेंट, तो उन्होंने बाइफरकेशन दिया है कि आप ये भी बताओगे करंट एसेट्स कितने होने चाहिए, कितने रुपए की होने चाहिए, और उसके अंदर उसमें कैश कितना होगा, उसमें इन्वेंट्रीज कितनी होंगी, ठीक है, और हमारा ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा। तो देखो इन्होंने क्या करा, असेट साइड की कवर कर ली, 2 हेडिंग्स मतलब 2 पॉइंट। ये आपको चीज क्लियर हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि आप जो पैसा लेकर आओगे उसमें लॉन्ग टर्म कितना होगा, उसमें शॉर्ट टर्म कितना होगा। लॉन्ग टर्म में कितना पैसा लेकर आओगे, शॉर्ट टर्म में कितना पैसा लेकर आओगे। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया कि उनको बहुत 1 साल बाद रीपे करना है, और शॉर्ट टर्म मतलब उनको तुरंत ही रीपे करना है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर 2 चीजें आ जाएंगी, एक अपना खुद का पैसा और एक लोन का पैसा। और शॉर्ट टर्म में क्या होगी, हमारी करंट लायबिलिटीज। ये आपको चीज समझ में आई? और देखो नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने लॉन्ग टर्म को बाइफरकेट कर दिया है। उधार का पैसा मतलब डेट, इक्विटी मतलब खुद का पैसा। तो मतलब क्या हो रहा है, बैलेंस शीट की हेडिंग से ही आप इसके पॉइंट्स बना सकते हो, बस आपको बैलेंस शीट पता होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट उन्होंने पी एंड एल का बता दिया कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस भी तो देखना होता है कि हमारा कितना इंटरेस्ट का खर्चा होगा, हमारे टोटल बिजनेस मेंटेनेंस पे कितने खर्चे होंगे, हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। तो ये है हमारा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीजें कर रही हैं। आपको ये चीज क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 1 मार्क का फेवरेट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से कर लेना। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? ये सब हमने पीछे क्यों करा, इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी के मालिकों की जो वेल्थ है उनको हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इट इज द प्राइम मोटिव ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ।
जो शेयर होल्डर्स ने भरोसा करके कंपनी में पैसा लगाया हुआ है तो उनके पैसे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। ये चीज क्लियर हो गई। तो अब इन्होंने छोटी सी लाइन में हमने एक फॉर्मूला भी दे रखा है। अच्छा, इसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी बोला जाता है, इस ऑब्जेक्टिव को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी बोला जाता है। अच्छा, तो शेयर होल्डर्स वेल्थ की हम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी के पास है और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। ध्यान रखना, यहाँ पे फेस वैल्यू की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू की बात हो रही है, क्योंकि आपको भी पता है कि शेयर मार्केट फ्लक्चुएट करता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का कि शेयर प्राइस ज्यादा से ज्यादा रहे। तो जितने ज्यादा प्राइसेस होंगे उतने ही ज्यादा शेयर होल्डर्स की वेल्थ होगी। ये आपको चीज समझ में आई? अभी आपने सुना होगा कि एलोन मस्क वर्ल्ड का सबसे अमीर इंसान बन गया है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या उसके पास कैश आया है? द आंसर इज नो, उसके पास कैश नहीं आया। उसकी शेयर होल्डर्स की वैल्यू, जिस कंपनी का शेयर होल्डर है ना, उसकी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसके वेल्थ सबसे ज्यादा बढ़ गई। तो वेल्थ का मतलब कैश इन हैंड नहीं होता है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। वेल्थ का मतलब है कि आपके पास कितनी रुपए की प्रॉपर्टी है, ये चीज समझ में आ गई? चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपके कंपनी में शेयर्स हो। अब हम आगे बात करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में 5 नंबर का अक्सर पूछा जा चुका है, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करते हैं, और फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। 5 नंबर में फेवरेट क्वेश्चन है ये सीबीएसई का, अक्सर पूछते हैं। तो बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? 2 चीजें, कितना पैसा चाहिए, कहां से पैसा चाहिए। व्हाट आई जस्ट सेड, कितना पैसा चाहिए और कहां से पैसा चाहिए, इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट्स, मतलब कितना पैसा चाहिए। स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड, सोर्स का मतलब क्या होता है, कहां से पैसा लाएंगे। तो मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग मींस मतलब कितना और कहां से। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, कि हम कितना पैसा लाना चाहते हैं और कहां कहां से पैसा लेकर आएंगे। तो यही हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। अब बात आती है, सर फाइनेंशियल प्लानिंग हम करते क्यों हैं? तो फाइनेंशियल प्लानिंग के पीछे करने के भी हमारे 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? जब हमको जरूरत हो तब हमारे पास पैसा हो। जब हमको जरूरत हो तब हमारे पास पैसा हो। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है? एंश्योर करो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एज पर द रिक्वायरमेंट। मतलब क्या? जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना पैसा हमारे पास अवेलेबल हो, इस बात की तसल्ली रखना, इस बात को एंश्योर करना ही हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग करने का ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हम अननेसेसरली या नीडलेसली, जरूरत नहीं है तब भी हमने मार्केट से पैसा रेस कर लिया। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग से हम ये भी सोचते हैं कि हम जरूरत नहीं है तो भी मार्केट से पैसा ना उठाएं। ये आपको चीज समझ में आई? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ अभी तक। अब हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करना जरूरी है? इस चैप्टर के अगर आप इस टॉपिक को याद करते हो तो इस टॉपिक के साथ साथ आपका एक टॉपिक और हो जाता है। जो हमारा प्लानिंग चैप्टर है ना, उसकी इंपॉर्टेंस भी इसी चैप्टर के साथ हो जाती है। बड़ी सिंपल सा है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करते हैं? सबसे पहला, हम फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। फ्यूचर को हम फोरकास्ट करते हैं और फ्यूचर के लिए हम प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। हम प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? अभी हम पढ़ाई की प्लानिंग क्यों करते हैं डेली बेसिस पे? क्योंकि हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये चीजें हो सकती हैं, तो उस हिसाब से हमको ये काम करने होंगे, तो हम अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। प्लानिंग करने से क्या होता है, हम अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में कोई भी सिचुएशन आ सकती है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा कोई भी बिजनेस शॉक आ जाए तो उसको हम अवॉइड कर सके। कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी आ जाए, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जो हमारे लिए अनफेवरेबल है, तो उसको भी बचाने के लिए, उससे बचने के लिए भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि अगर कुछ नुकसान हो तो कम से कम नुकसान हो, ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो। इसके अलावा हम प्लानिंग इसलिए भी करते हैं कि हम बाकी सारे बिजनेस फंक्शंस को आपस में कोऑर्डिनेट कर सके, जिससे हम लोगों को
स्मूथली काम करवा सकें। और ये कैसे होगा? जब हम पहले से उनको बता के रखें कि आपको ये काम करने हैं, ये कंपनी की पॉलिसीज हैं, ये कंपनी के रूल्स हैं, और ये काम इस तरीके से होगा। तो सारे फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट करवाने के लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। इसके अलावा बर्बादी ना हो, दोबारा दोबारा एक ही काम को रिपीटिशन ना किया जाए, डुप्लीकेशन ना किया जाए। इसके अलावा किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो, इन सबको कम करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। जैसे हम लोग भी तो प्लानिंग ये करते हैं। एक बात बताओ, मैं आपको जो डेली टारगेट्स दे रहा हूं वो अपने कुछ प्लान के हिसाब से तो दे रहा हूं। अदरवाइज क्या होता है, जब भी हम कोई चैप्टर, जब भी हम कोई सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं तो पहले चैप्टर से हम रिवाइज करना चालू कर देते हैं। तो हमारा विदाउट प्लानिंग डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है, हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमको करना क्या, हमने कुछ प्लान ही करके नहीं रखा। अरे आज कुछ पढ़ेंगे, क्या पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। तो ये चीज क्या हो रही है, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। तो पहले से अगर कोई चीज प्लान होती है तो आप उस चीज से अपने आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी चीजों को बचा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं, अपनी मेहनत को बचा सकते हैं। जैसे हमारे साथ भावना है, भावना एक रात पहले ही अगले दिन की टास्क लिस्ट बना लेती है, मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो वो क्या कर रही है, नेक्स्ट डे अपना टाइम बचा रही है ये सोचने में कि मैं पढ़ूं क्या। ये चीज समझ में आई? तो शी इज डूइंग स्टडी प्लानिंग। इसके अलावा हम प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करते हैं, लिंक द प्रेजेंट विद फ्यूचर, बड़ा सिंपल सा टॉपिक था। ओके, इसके अलावा ये चीज इंपॉर्टेंट है, 6 पॉइंट, हम अपने इन्वेस्टमेंट को और फाइनेंसिंग डिसीजन को लिंक करते हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है, कहां से पैसा लेकर आना है और कहां पैसा लगाना है, इस चीज के बीच में लिंक लगाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। और इसके अलावा प्लानिंग हम करते क्यों हैं, जिससे हम आगे चल के चीजों को कंट्रोल कर सकें। हमने जैसा सोचा था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए भी हमारे पास पहले से रेडी प्लान तो होना चाहिए ना। अगर हम आज इस सिचुएशन पर हैं, हमको यही नहीं पता हमने सोचा क्या था, तो किस बात की कंट्रोलिंग होगी, किस बात से हम ये चेक करेंगे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है या बेकार है। तो आपने पहले कुछ सोचा होगा, वैसा कुछ परफॉर्मेंस नहीं हुई होगी, तभी तो हम सोचेंगे कि नहीं अब हमको ये सुधार करने की जरूरत है। तो प्लानिंग हमको कंट्रोल भी करने में मदद करता है। कैसे? जिससे हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को आराम से इवेल्युएट कर सकते हैं। ये आपको चीज समझ में आई? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। ओके, अब हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल डिसीजंस की। अभी जैसे मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब आपको समझाया था, तो मैंने आपको ये बोला था कि कंपनी जब हम स्टार्ट करते हैं, कंपनी को पैसा चाहिए होता है, तो कहां से पैसा लेकर आते हैं, शेयर होल्डिंग, शेयर से पैसा आता है, डिबेंचर से पैसा आता है, लोन से पैसा आता है। कहां पैसा लगाते हैं, लॉन्ग टर्म में पैसा लगाते हैं, शॉर्ट टर्म में पैसा लगाते हैं। उसके बाद प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट का क्या करते हैं, या तो घर लेके जाएं या बिजनेस में रहने दे। तो ये डिसीजन लेते हैं ना, कुछ हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं। क्या डिसीजन ले रहे हैं कि कहां से पैसा लें, शेयर से पैसा लें, लोन से पैसा लें। फिर एक डिसीजन ले रहे हैं कहां पैसा लगाएं, करंट में पैसा लगाएं, नॉन करंट में पैसा लगाएं। उसके बाद जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसका क्या करें, अब घर लेके जाएं या बिजनेस में लगाएं। कुछ डिसीजन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे 3 तरीके के डिसीजन हो रहे हैं, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो इन्हीं तीनों डिसीजन को अगर हम कंबाइन कर दें तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। क्या बोलते हैं उसको हम, फाइनेंशियल डिसीजंस बोलते हैं। तो फाइनेंशियल डिसीजन हम 3 चीजों से रिलेटेड पढ़ते हैं। पहला, कितना पैसा रेज करना है, रेजिंग को बोला जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या बोला जाता है, फाइनेंसिंग डिसीजन। ध्यान रखना, फाइनेंशियल डिसीजन में 3 डिसीजन आते हैं, और फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कहां से पैसा फाइनेंस किया जा रहा है। उसके अलावा पैसा कहां इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन या इन्वेस्टिंग डिसीजन। और उसके बाद जो प्रॉफिट हमने कमाया उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसको बोला जाता है डिविडेंड डिसीजन। क्या बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। आई होप ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल डिसीजन? फाइनेंशियल डिसीजन मतलब हम 3 डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। फाइनेंशियल डिसीजन कहां से पैसा लाना है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहां पैसा लगाना है, और डिविडेंड डिसीजन जो हम प्रॉफिट कमाएंगे उसका क्या करना है। तो देखो नीचे हमने स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्टेप्स के लिखे डिसीजन लिखे हुए हैं कि हम 3 टाइप के डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजंस।
आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, कि हम सर पैसे, हाँ बोलो। एक बार 6th पॉइंट बता दो इम्पोर्टेंस का। फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस का 6th पॉइंट था। यस सर। देखो ये वाला पॉइंट है ना, आप एक काम करो, अभी रटने के लिए तौर पर रट लो कि कहां से पैसा हम लेकर आ रहे हैं और कहां पैसा हम लगाएंगे। इसके पीछे कुछ लिंक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, मैं 2 महीने की उधारी पर पैसा ले आया लॉन्ग टर्म में पैसा लगाने के लिए, क्या ये मैंने काम सही किया या गलत किया? आप खुद बताओ। गलत। गलत किया। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम यही सोचेंगे ना कि हम लॉन्ग टर्म में पैसा लेकर आए तो हम लॉन्ग टर्म में पैसा लगाएं, और शॉर्ट टर्म से पैसा लेकर आ रहे तो शॉर्ट टर्म में पैसा लगाएं, जिससे क्या होगा, पैसा जब जब आता जाएगा हम लौटाते जाएंगे। तो दिस इज लिंकिंग बिटवीन फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। ये चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टिंग डिसीजंस के बारे में, कि इन्वेस्टिंग डिसीजंस क्या होते हैं और कौन कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी होती है इन्वेस्टिंग डिसीजन लेते समय। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इन्वेस्टिंग डिसीजंस के बारे में। तो हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिंग के बारे में, तो एक बार पढ़ते हैं इन्वेस्टिंग क्या बोलना चाह रहा है, जरा एक बार गौर से देखिए स्क्रीन पर। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि हाउ, कैसे हम फर्म्स के पैसों को अलग अलग एसेट्स में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके के डिसीजन को क्या लिया जाता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का नाम दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारे लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, नॉन करंट एसेट्स में पैसा लगाना, और शॉर्ट टर्म मतलब करंट एसेट्स में पैसा लगाना। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरीके के हैं, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में। अच्छा, एक बात और उन्होंने बोली है, लॉन्ग टर्म में जब हम पैसा लगाते हैं और उस डिसीजन को कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहा जाता है। क्या बोला मैंने? जो हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, उसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोला जाता है। आप जब आप सीनियर क्लासेस में आओगे, कॉलेज में आओगे आप, तो एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ध्यान रखना इसका अदर नेम है। और शॉर्ट टर्म जो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं उसका दूसरा नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल डिसीजन। क्या नाम है उसका? वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ये चीज समझ में आई कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है कि फर्म कितना पैसा, कैसे पैसे, कैसे अलग अलग डिफरेंट एसेट्स में पैसा लगाएगी, उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरीके हो सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी बोलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ये कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं। क्या बोला मैंने? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते समय? ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं? ये चीज समझ में आई? तो हम वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, इसको रखने का तरीका बता दूं। सी, एक सेकेंड, सी आर, एक मिनट, सॉरी, तो इसको याद करने का आप तरीका लिख सकते हो CCR, कैश क्राइटेरिया रिटर्न। CCR ऐसे आप याद कर सकते हो इन 3 पॉइंटों को। अच्छा, अब एक एक करके बात करते हैं। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। मुझे आप एक बात बताओ, आपके पास मान के चलो 1 करोड़ रुपए हैं और आपको वो इन्वेस्ट करने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? तो मुझे आप एक बात बताओ, आप कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहोगे? जिसमें पैसा जल्दी वापस आए, या जिसमें कैश इनफ्लो जल्दी आए, या कैश आउटफ्लो बाद में भी आए तो भी चलेगा? या ये कह लो आप एक बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हो या एक प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हो। बिजनेस में पैसा लगाओगे तो आपको पैसा जल्दी रिटर्न आना चालू हो जाएगा, और आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हो तो हो सकता है आपको पैसा बाद में आए। तो आप किस हिसाब से डिसीजन लेना चाहते हो?
आपको ये चाहते हो कि एक ऐसे बिजनेस में पैसा लगाऊं जिसमें मेरा 1 करोड़ लग रहा है, या मैं किसी ऐसी चीज में पैसा लगाऊं जिसमें मेरा 10 करोड़ लग रहा है। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी होती है कि आप ज्यादा पैसा लगाना चाहते हो, कम पैसा लगाना चाहते हो, जल्दी पैसा लौट कर आ रहा है या बाद में पैसा लौट कर आ रहा है। तो आपको देखना होता है कैश फ्लोज क्या है मेरे प्रोजेक्ट के, मेरा कैश जाएगा कितना और आएगा कितना, ज्यादा कैश जा रहा है या कम कैश जा रहा है, ज्यादा कैश आ रहा है या कम कैश आ रहा है, जल्दी आ रहा है या देर में आ रहा है। तो जितने सारे डिसीजन, ये सारे डिसीजन को देखना पड़ता है एक लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते समय। एक एग्जांपल एक बार बताओ, आपको अपना करियर बनाना है, आपको बिजनेस चालू करना है, आपके पास पापा को आपने बोला कि पापा मुझे पैसे चाहिए, तो पापा पूछेंगे ना बेटा को कितने पैसे चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए। बोलो पापा को बोलोगे पापा मेरे दिमाग में 2 बिजनेस आइडियाज हैं। क्या बिजनेस आइडियाज है? एक मैं अपना बिजनेस खोलना चाहता हूँ। किस चीज का खोलना चाहता हूँ? शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस ओपन करना चाहता हूँ। और दूसरा आपने बोला कि मैं एक रिटेल आउटलेट खोलना चाहता हूँ। तो रिटेल आउटलेट में जो कैश आउटफ्लो होगा वो कम होगा, और शू मैन्युफैक्चरिंग में आपका कैश आउटफ्लो ज्यादा होगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो आपके पास जितना कैश होगा उस हिसाब से आप डिसीजन ले पाओगे कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जाना है या मुझे रिटेल में जाना है। ये आपको चीज समझ में आई? तो जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश इन्वॉल्व होता है तो आप उस चीज को पे भी ध्यान देते हो। दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न बहुत ही सिंपल है। कोई आप एक ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो या कोई ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो जहां से 10% रिटर्न आने की उम्मीद है, और एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां से आपको 12% 15% आने की उम्मीद है, तो ऑब्वियस सी बात है हम कहां पैसा लगाएंगे? जहां से हमको ज्यादा रिटर्न आने की उम्मीद है। ये आपको चीज समझ में आई? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। बता दो, कोई डाउट हो तो। No, sir. Not yet. No, sir. इसके बाद आता हमारा तीसरा, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। आप इन्वेस्टमेंट करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रख रहे हो? ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा आपका दिमाग चकरा सकता है, लेकिन हम बहुत अच्छे से समझेंगे। पॉइंट क्या बोलता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते समय क्या क्या बातें सोच रहे हो। पहला, अगर आप पैसा खुद का लगा रहे हो या लोन पर लेकर आ रहे हो, ये फैक्टर इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा किसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, मुझे इस प्रोजेक्ट में पैसा ज्यादा मिलेगा या मुझे उस प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसा मिलेगा, ये भी आप सोचते हो। एक आप ये सोचते हो कि इसमें कम पैसा लगाने पे कम रिटर्न मिल रहा है, इसमें ज्यादा पैसा लगाने पे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो मुझे किसमें पैसा लगाना चाहिए। इसके अलावा मैं कितने टाइम में अपनी कॉस्ट रिकवर कर लूंगा। ये प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा तो 4 साल में मेरा पूरा पैसा वापस आएगा, इस प्रोजेक्ट में लगाऊंगा तो 5 साल में पूरा पैसा वापस आएगा। तो काफी सारी बातें हम जब एक साथ बैठ जाती है हमारे दिमाग में, तो हम बेस्ट चुनते हैं कि हर में सबसे बेस्ट कौन सा है, और फिर फाइनल डिसीजन हम लेते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान के चला आपको एक शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में सोचना है। ठीक है, आप शू मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, तो अब ये सोचोगे, पहला मैं पैसा अपना लगाऊं या लोन पर लेकर आऊं। अगर आप लोन पे लेकर आते हो तो क्या आप इंटरेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो? आप इंटरेस्ट दे पाओगे? अगर नहीं दे पाओगे तो अपना पैसा लगाओ। इसके अलावा मुझे शूज में किस में जाना चाहिए? फीमेल साइड में जाना चाहिए, मेल साइड में जाना चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि किस में सेल ज्यादा होगी, किस में मार्केट ज्यादा है। इसके अलावा कितना पैसा मुझे लगाना है, छोटी मशीन लगाऊं या बड़ी मशीन लगाऊं। इसके अलावा मैं सेल कब तक कर पाऊंगा, सेल ज्यादा होगी कम होगी। इसके अलावा मेरा पैसा कितना रिटर्न होगा। तो ये सारी बातें आप सोचते हो कोई बिजनेस चालू करने से पहले, या आप ये कह लो बिजनेस में पैसा लगाने से पहले। तो ये सारी चीजें हमारे डिसीजन को अफेक्ट करती हैं। ये आपको चीज समझ में आई? शॉर्टकट क्या बताया मैंने आपको? CCR, कैश फ्लो क्राइटेरिया एंड रिटर्न। कैश फ्लो ये बोलता है जब कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रही होती है कि उसको बहुत ज्यादा पैसा लगाना है, तो वो चाहती है कि उसके पास कैश फ्लोस आए। उसका कैश आउटफ्लो तो हो रहा है, उसके पास कैश इनफ्लो भी हो। तो किस में ज्यादा कैश इनफ्लो हो रहा है, किस में जल्दी कैश इनफ्लो हो रहा है, ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लेते हैं कि मुझे इसमें पैसा लगाना चाहिए, मुझे उसमें पैसा लगाना चाहिए। इसके अलावा रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है? किसमें मुझे ज्यादा उम्मीद है ज्यादा रिटर्न की, किससे मुझे ज्यादा फायदा होगा। ए प्रोजेक्ट में होगा, बी प्रोजेक्ट में होगा, सी प्रोजेक्ट में होगा। तो जिसमें हमको ज्यादा उम्मीद है हम उसमें लगाने की सोचेंगे। और तीसरा हमारा क्राइटेरिया क्या है, हम कौन से बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन बातों को भी ध्यान में रखना होता है। कितने टाइम में हमारा पैसा वापस आ जाएगा, किस में हमको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, किस में हमको सस्ता पड़ेगा, किस में कैश फ्लोज कम लगेगा। तो ये सारी बातें हम दिमाग में रखते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स
हमको एक कैपिटल बजटिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय हमारे डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है। ये चीज आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, मुझको बताइए अब। यस सर, हो यस सर, क्लियर है। अंकित को कैश फ्लो समझ में नहीं आया, मैं एक बार कैश फ्लो समझा देता हूं। देखो अंकित, जब आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हो, आप बहुत ज्यादा पैसा लगाते हो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जितना आपके पास बन पाता है आप उतना पैसा लगाते हो, तो आप ये भी तो एक्सपेक्ट करते हो ना कि आपके पास रिटर्न में पैसा आएगा। तो कौन से बिजनेस में ऐसा पैसा लगाना चाहोगे या कौन से ऐसे असेट में पैसा लगाना चाहोगे जो कैश फ्लो जल्दी दे, देर में दे, देर में आपको चाहिए तो आपको एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, तो ये सारी बातें आप दिमाग में रखते हुए तो ही पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो वो यही बात, ये वाला पॉइंट बोलना चाह रहा है कि आप कैश फ्लो को भी दिमाग में रखते हुए वो डिसीजंस लेते हो। तो देखो हमने आज अभी तक क्या पढ़ रखा है, जरा मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं। अभी तक हमने पढ़ा बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है। बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है कि वो पैसा जो हमको बिजनेस की एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए लगता है, उससे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। इसके बाद मैंने आपको मतलब बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि पैसे को आप ऑप्टिमली प्रोक्योर करो और उसको सही जगह लगाओ। इसके लिए मैंने आपको केस बताया था कि हम पैसा शेयर से, डिबेंचर से, लोन से लेकर आते हैं और करंट नॉन करंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट कमाते हैं उसका क्या करना है, ये सारी बातें हम दिमाग में रखते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम क्या करता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मैंने आपको बताया था इसके लिए कोड वर्ड, आपको बैलेंस शीट फॉर्मेट याद होना चाहिए। जितने पॉइंट्स उतने ही यहाँ पर पॉइंट्स हमारे बन जाएंगे। नॉन करंट में कितना पैसा, कौन कौन से एसेट्स, करंट एसेट्स में कितना पैसा, कौन कौन से करंट एसेट्स, शेयर में कितना पैसा, डिबेंचर में कितना पैसा, करंट लायबिलिटी कितना पैसा, और पी&एल के फॉर्मेट में भी आपको बताया था कि कितना आपका इंटरेस्ट का खर्चा है, कितना आपका डेप्रिसिएशन का खर्चा है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने बात करी थी, उसका मतलब क्या था हमारा, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब कितना पैसा, कहां से पैसा, क्यों करते हैं, जब जरूरत हो तब पैसा हमारे पास अवेलेबल हो और जबरदस्ती हम पैसा मार्केट से ना उठा ले क्योंकि बाद में हमको ही भारी पड़ेगा। इसके बाद हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पढ़ी, बड़े सिंपल से पॉइंट से। फोरकास्ट करते हैं क्या क्या हो सकता है, बिजनेस के शॉक से बचने के लिए, कोऑर्डिनेट्स करने के लिए, वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम करने के लिए, प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक किया जाता है, कहां से पैसा लगाना है, कहां पैसा लगाना है उसको लिंक करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। देन आफ्टर हमने फाइनेंशियल डिसीजंस पढ़े। फाइनेंशियल डिसीजन 3 तरीके के होते हैं। पहला फाइनेंसिंग डिसीजन, कहां से पैसा लाना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहां पैसा लगाना है, डिविडेंड डिसीजन, जो प्रॉफिट कमाएंगे उसका क्या करना है, और लास्ट हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट हम बिजनेस में 2 तरीके से करते हैं, लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म को कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोला जाता है, शॉर्ट टर्म को वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी बोला जाता है। और हमने पढ़ा कि लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते समय कौन कौन सी बातें दिमाग में रखनी होती हैं, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न, क्राइटेरिया। तो अभी की क्लास में इतना ही हम रखेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी।